लिए हमने ऐसे 100 ट्रेड्स ऐसे ढूंढे हैं। तो आपको लगता है कि एजुकेशन की कमी अभी भी समाज में है? तो हर किसी के मन में एक चीज़ हमेशा रहती है कि हमारी एजुकेशन तो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करें। छत्तीसगढ़ के युवा की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, कितना पोटेंशियल आपको दिखता है? उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था अनुसूचित जाति समाज के लोगों को। 15,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी के रिक्वायरमेंट भी हमारे पास आ चुकी है। जैसे उद्योग के लिए 1 रुपये स्क्वायर फीट में ज़मीन, और हमारी गवर्नमेंट एक बड़ा और काम कर रही है। आपके नाम के आगे गुरु है और नाम के पीछे साहेब है, तो क्या ये परंपरा है? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। हम एससी समाज की भी अगर हम बात करें तो अभी भी उसको पिछड़ा वर्ग माना जाता है। हमारे हिसाब से तो दोनों एक ही है। एक्चुअली है क्या और इसकी क्यों पूजा की जाती है? इतिहास है हमारा, उसी समय से ऐसे जीवन साथी की उम्मीद करते हैं आप? तो यूजेड के पॉडकास्ट के 2026 के नए साल में पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सो लेट्स वेलकम गुरु खुशवंत साहिब। गुरु खुशवंत साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूजेड के पॉडकास्ट में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। आपके नाम के आगे गुरु है और नाम के पीछे साहेब है जी। तो ये गुरु प्रधान परंपरा है, इसके बारे में हमारे जो इस पॉडकास्ट को देखने वाले लोग हैं और भी जो लोग हैं समाज में, उनको बहुत कम जानकारी है इस बारे में। जी। तो क्या ये परंपरा है और कब इसकी शुरुआत हुई? अब ये तो आप देख ही रहे हैं, हमारे जो प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी हैं जी, जिनका अवतरण सन 1756 18 दिसंबर को गिरौदपुरी गांव है वहाँ पे हुआ, और वहाँ उन्होंने तपस्या की। एक बार जो उन्होंने तपस्या में बैठे तो 6 महीने तक लगातार उन्होंने तपस्या किया। फिर उन्होंने ज्ञान अर्जित कर फिर लोगों को सतनाम संदेश, आपसी प्रेम भाईचारा, एकता, संगठन, सभी चीज़ों का उन्होंने संदेश उपदेश दिया। और एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। बहुत सारे महापुरुषों ने अनेक संदेश उपदेश दिए हैं, लेकिन उन सब से अलग गुरु घासीदास बाबा जी ने एक संदेश दिया, मन के एक समान, मानव मानव एक समान, सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि जब हम देखते हैं उस समय की ईस्वी को, जब 1700-1800 ईस्वी की, तो उस समय आडंबर, दिखावे की और रूढ़िवादी परंपराएं, ऊंच नीच की परंपराएं, भेदभाव, इस प्रकार की बहुत सारे ज़्यादा कुरीतियाँ थी। तो वो सारी चीज़ों को से ऊपर उठकर गुरु घासीदास बाबा जी ने संदेश दिया कि सब बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, और इस चराचर जीव में पूरा हर किसी को जीने का अधिकार है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सबको बराबर अधिकार है, और सबको, किसी को मारना नहीं है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, ये संदेश उन्होंने दिया। और तब से वो गुरु परंपरा चली आ रही है। गुरु घासीदास बाबा जी गिरौदपुरी में अवतरण हुए, फिर वहाँ से उन्होंने भंडारपुरी गांव आए, वो वहाँ उन्होंने निवास किया अपना, और निवास करके वहाँ से सतनाम आंदोलन और सतनाम प्रचार उन्होंने प्रारंभ किया। तो वहीं उनका निवास स्थान था, और ये भंडारपुरी धाम हमारा गुरु घासीदास बाबा जी का कर्मस्थली बना, और कर्मस्थली बना तो वहीं वंश विस्तार वगैरह हुए, तो उन्हीं के वंशज चले आ रहे हैं। तो इस कारण गुरु के नाम से, उनके नाम से हम लोग को लगता है कि संत समाज जो है, हमारे मानव समाज, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम गुरु का तो दर्शन, गुरु घासीदास बाबा जी का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उनके वंश है, उनके अंश है, उनके खून है, उनके दर्शन होते हैं, तो उनको प्रणाम करके हम गुरु घासीदास बाबा जी को प्रणाम करते हैं। तो वो तब से चला परंपरा चल रही है। आपने जैसे कहा कि इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में, मुझे लगता है 17वीं या 18वीं शताब्दी के दरमियान हुई, लेकिन तब से अब तक अगर देखा जाए तो सतनाम पंथ की हम बात करें तो इतना इसका फैलाव नहीं हो पाया है। तो क्या कारण मानते हैं आप इसका? नहीं, देखिए, जब बाबा गुरु घासीदास जी ने इसका प्रचार प्रसार प्रारंभ किया तो लगातार लोगों के बीच जाकर उनके जो कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ें थे उनको दूर करने का काम कर रहे थे, उनके हक अधिकार को दिलाने का काम कर रहे थे। और जब वो दौरे में जाते थे और किसी भी गांव में जाते तो वहाँ किसी भी प्रकार की समस्या होती थी, कोई दिक्कत होती थी, उसको दूर करते तो स्वतः लोग जुड़ जाते थे और वो समाज में हो जाते थे, सतनामी हो जाते थे। वो खुद ही से बोलते थे कि हम अब सतनामी बनना चाहते हैं और हम गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी हो गए, हम उनके आदेश निर्देश पे चलेंगे। तो इस प्रकार बृहद स्तर में हमारा इस छत्तीसगढ़ में समाज फैला हुआ, और इस छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी हमारे समाज के लोग हैं। लगभग हम बात करें 16% लगभग हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऑन रिकॉर्ड देखते हैं तो लगभग 13 से 14% दिखाया जाता है
लेकिन पहले जब मध्य प्रदेश था तो उस समय 16% यहाँ पे गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड में था। तो लगभग 40 से 50 लाख सतनामी समाज इस छत्तीसगढ़ में है। अगर हम बात करें किसी एक जाति विशेष की, वैसे तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, जनरल है, तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो निश्चित ये संख्या थोड़ी कम दिखेगी। लेकिन किसी एक जाति विशेष में देखें, जैसे अब साहू समाज है, कुर्मी समाज है, यादव समाज है, धीवर समाज है, सतनामी समाज है, तो अगर जाति विशेष में आप देखेंगे तो इस छत्तीसगढ़ में सबसे अगर किसी जाति की संख्या है तो वो सतनामी समाज की है, जो लगभग 40 से 50 लाख इस छत्तीसगढ़ में तो वृहद स्तर में है। और फिर नागपुर में हमारे समाज के लोग निवास करते हैं, दिल्ली में है, हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल साइड में बहुत है, उड़ीसा बगल में लगी हुई है तो वहाँ भी हमारे समाज के लोग, तो विभिन्न प्रदेश में सब फैले हुए हैं। और सभी जगह बाबा गुरु घासीदास जी की स्तुति होती है, उनकी पूजा अर्चना होती है और उनके संदेश उपदेश में हम सब चलने का प्रयास करते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करें, आपने ये तो बहुत विस्तृत रूप से बताया कि सतनाम पंथ के मानने वाले या गुरु घासीदास जी का अनुसरण करने वाले इतने स्कैटर्ड हैं पूरे इंडिया में और छत्तीसगढ़ में भी इतने ज़्यादा संख्या में है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आपको लगता है कि एजुकेशन की कमी अभी भी समाज में है? निश्चित ही एक समय था कि लोग एजुकेशन में थोड़ा सा कम ध्यान करते थे और कहीं ना कहीं एक वो जातिवाद का जो भेद था, ऊंच नीच का भेद था, वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई थी। तो वो एक समस्या थी कि कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ने में तकलीफ होती थी। उद्योग लगाना है तो उद्योग लगाने में दिक्कत होती थी, कहीं काम करना है तो काम करने में कहीं ना कहीं जाति एक रोड़ा आती थी, या फिर कहीं ना कहीं हम बात करें आर्थिक थोड़ी सी कमी होने के कारण तो वो भी एक समस्या आती थी। ये सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में जो स्थान पहुंचना था वो नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो अब सभी को बराबर समानता का अधिकार मिलता है, सभी के भाव में आया है कि हम सब बराबर हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो शिक्षा के स्तर में भी हमारा समाज अभी बहुत आगे बढ़ रहा है। आज बहुत सारे हमारे समाज के लोग आईएएस भी बन चुके हैं, आईपीएस भी हैं, डिप्टी कलेक्टर भी हैं, और अभी जो पीएससी का रिजल्ट आया उसमें भी हमारे समाज के बच्चे लोग बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर में सेलेक्ट हुए हैं, डीएसपी में सेलेक्ट हुए हैं, तहसीलदार में हुए। तो ऐसे अब शिक्षा के स्तर में बहुत तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, हम एससी समाज की भी अगर हम बात करें तो अभी भी उसको पिछड़ा वर्ग माना जाता है, जबकि इतना आरक्षण के बाद भी। तो क्या ज़रूरत आपको लगती है उनकी कि उनका एक आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए या सामाजिक जो समानता है वो उनका पूर्ण रूप होना चाहिए, या उनकी क्या ज़रूरत है ज़्यादा? यही है कि अभी पूर्ण रूप से जो जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए समाज को नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक सहयोग की अपेक्षा होती है। और आज कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करें, तो लगातार सहयोग अब अनुसूचित जाति समाज को मिल रहा है और लगातार उनको समानता का अधिकार एक दिया जा रहा है। अब आज के जो लोग हैं अब सहानुभूति से नहीं देखते अनुसूचित जाति समाज को, अपने बगल में बैठाकर सम्मान देने का काम करें, और वो जरूरी भी है और वो स्थान अब मिल रहा है। तो निश्चित ही बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अब हमारे समाज के लोग अग्रणी हैं, और उद्योग में भी हमारे बड़े बड़े उद्योगपति भी हमारे समाज के लोग बने हैं। तो अब हर क्षेत्र में अब बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं हो रहा है और गवर्नमेंट का विशेष सहयोग मिलता भी रहता है। अभी जैसे उद्योग के लिए 1 रुपये स्क्वायर फीट में जमीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज को मिल रहा है, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं समाज को मिल रहा है। तो इसके माध्यम से वो उद्योग में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके बच्चे भी आज पढ़ रहे हैं, और खुद भी अब जो हमारे समाज के लोग जो बड़े बड़े पोजीशन में पहुंचे हैं, वो खुद से अब कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर चलाते हैं ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें, स्वेच्छा से वो चलाते हैं, उद्योग लगाने के लिए सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार के सारे सहयोग मिल रहे हैं। तो ये तो तय है कि आने वाले समय में और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। आप गुरु परंपरा से आते हैं और अब राजनीति, ये दोनों जो है बहुत ही विरोधाभास के विषय हैं। तो कैसी चुनौती लगती है आपको, और किस तरीके से आप सोचते हैं कि अपने सतनाम पंथ के जो बाबा जी का जो उपदेश है उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको आत्मसात करते हुए आप सरकार में रह के राजनीति करते हुए लोगों का भला कर पाएंगे? निश्चित ही लोगों का नज़रिया होता है कि दोनों अलग हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो दोनों एक ही है। क्योंकि हमने देखा है पूर्व में जैसे गुरु घासीदास बाबा जी ने संघर्ष किया, लोगों को एकता और भाईचारा में स्थापित करने का काम किया। फिर हमारे गुरु बालक दास साहेब जी थे, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था समाज किया। जिस प्रकार गुरु घासीदास बाबा जी ने लोगों के अंदर में जो दुर्गुण थे उसको कहीं ना कहीं ज्ञान देकर उनको दूर करने का काम किया। फिर उनकी रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था गुरु बालक दास साहेब जी ने किया। अंग्रेजी शासन में वो राजा बने, जब वो राजा बने तो उनका नीति और नियम चला।
जब उनका नीति नियम चला तो गरीबों को कहीं ना कहीं उनका हक अधिकार उन्होंने दिलाया। शिक्षा, उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था अनुसूचित जाति समाज के लोगों को, उन्होंने शिक्षा का अधिकार उस समय दिलाया। फिर बहुत सारे संसाधन उन्होंने उनको दिया। तो ये जो लड़ाई उस समय से चली आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो गुरु बालक दास साहेब जी, जिनको हम गुरु भी बोलते हैं और राजा गुरु भी बोलते हैं, मतलब वो गुरु भी रहे और राजा भी रहे, दोनों पद का उन्होंने निर्वहन किया। तो वो सब जो मिश्रण है वो तभी से आ गया है। तो वो इतिहास है हमारा, उसी समय से चला आ रहा है। तो आज हमारे पिताजी हैं राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी हैं, वो भी लगातार जीवन भर अपना लगभग 45 साल उन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। और हमने देखा कि किस प्रकार वो रात रात भर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े हो गए, समाज में कुछ समस्या आई, तो वो स्वतः वहाँ जाते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो वो हम अपने पिताजी को देखते आ रहे थे। तो शिक्षा ग्रहण करते करते ही हमने ये सोच लिया था कि हमको हमारे पिताजी के साथ चलना है, उनके आदर्शों पे चलना है, उनके जो काम है उसको आगे बढ़ाना है। तो उसी के अनुरूप फिर राजनीति में आए। और सामाजिक जब काम करते थे तो देखते थे कि कहीं ना कहीं अगर राजनीति अगर हमारे पास है तो इसके माध्यम से और ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। और ये राजनीति में मुझे लगता है कि जो व्यक्तित्व होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने कहीं आपके बारे में सुना था कि जब आप एमटेक कर रहे थे और जब आप शायद हॉस्टल गए, तब आपके पिताजी ने आपसे कहा कि देखो, अगर जब तक तुम नहीं चाहोगे कि तुमसे कोई गलत काम हो तब तक वो हो नहीं सकता, तुमसे कोई करवा नहीं सकता। ये एक बहुत ही बड़ी सीख थी, जिसको देखा जाए बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट में, ना सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी, और शायद आपने उसका अनुसरण भी किया जी। और तभी आप मतलब अलग अलग जगहों पर भी रहकर आपने अपने व्यक्तित्व को एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह रखा, जो कि अब आपके जो ये गुरु की गद्दी आपको मिली है वो आगे काम आएगा। ऐसा लगता है आपको कि ये जो छोटी छोटी सीख होती है जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारे पिताजी बचपन से ही हम लोग को संस्कार दिए हैं। संस्कार और शिक्षा जीवन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, दोनों चीज़ होना बहुत अति आवश्यक है। तो हमारे पिताजी ने बचपन से ही हमको पूजा पाठ में भी हमेशा उसका संस्कार हमको दिया। और जब निश्चित ही आप जो बात बोले कि जब हम गए थे, भिलाई गए थे, हम जब इंजीनियरिंग के टाइम में गए थे, तो निश्चित ही वहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं पढ़ाई करने, तो और विभिन्न प्रदेश से लोग आते हैं, तो सबका अपना अपना विचारधारा होता है और अपनी अपनी तरीके से वो ज़िंदगी जीते हैं। और हम तो इंजीनियरिंग फील्ड में रहे तो हमने देखा है कि लोग किस प्रकार से किसी फील्ड में जाते हैं इधर उधर। तो बिल्कुल हम उनके साथ रहते थे, लेकिन हमारे आदर्श गुरु बालदास साहब जो हमारे जो पिताजी हैं, उनके आदर्श हमारे साथ थे। और उन्होंने बोला था कि खुद के ऊपर विश्वास रखना है, और खुद के ऊपर विश्वास है तो सब कुछ संभव है, और खुद कंट्रोल कर लोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो वो भाव हमारे अंदर था, उनका आशीर्वाद था। तो वो उस भाव के साथ हमने अपनी शिक्षा भी ग्रहण की, और उन्हीं के साथ साथ फिर हम उनके दौरे में साथ साथ जाना हुआ, उनके साथ जाकर फिर सारी चीज़ों को सीखा हमने, और सीख कर फिर अब उन्हीं के आशीर्वाद से अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सतनामपंथी की बात करें, जो आपका धर्म में सामाजिक समरसता की बात की जाती है कि सबकी समानता होनी चाहिए, ऐसे 7 आई थिंक वचन हैं, उसमें एक ये मूर्ति पूजा का भी विरोध किया जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैतखम जो है ये किस रूप में, प्रतीक रूप में इसकी पूजा की जाती है, एक्चुअली है क्या और इसकी क्यों पूजा की जाती है? ये गुरु घासीदास बाबा जी तो आज हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके संदेश, उनके विचार और उनके दिए हुए सारी निशानी है। हर निशानी के पीछे कोई ना कोई ज्ञान छुपे हैं, कोई ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको हमको समझना है और अपने जीवन में हम सबको उसको उतारने का प्रयास करना और उसमें चलने का प्रयास करना है। तो ये सेत खाम हमारा एक निशानी है, जिसको हम गुरु घासीदास बाबा जी की दी हुई निशानी है, जिसका हम पूजा अर्चना करते हैं। जब बाबा जी की जयंती आती है 18 दिसंबर, तो हम इसी सेत खाम में पालो चढ़ाकर और फताका लहराकर, पालो चढ़ाकर, जो हम झंडा चढ़ाते हैं उसको हम बोलते हैं पालो चढ़ाना। ओके। और अच्छा, ये जो सफेद झंडा होता है, सफेद झंडा, और जो हमारा जो झंडा है उसको फताका लहराकर, मतलब इस प्रकार से इसको हम विजय स्तंभ भी बोलते हैं कि विजय भी इसके माध्यम से हमारी होती है करके। तो 18 दिसंबर को ही हम इसमें झंडा चढ़ाते हैं और बाबा जी की जयंती मनाते हैं। तो ये सब कुछ सादा है, सफ़ेद है। तो बाबा जी हम सबको हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने का संदेश दिए। जो सादा रंग भी होता है वो सत्य और अहिंसा का भी प्रतीक होता है। हमारा झंडा भी जो है वो सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। साथ ही ये जो बीच में खाम लगे हुए हैं, जो लकड़ी के होते हैं हमारे सभी जगह, आजकल कहीं कहीं हम लोग देखते हैं सीमेंट के बना देते हैं, वो सहूलियत के हिसाब से अगर लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो, लेकिन हमारा लकड़ी का सेत खाम होता है जो हमारे भंडारपुरी है, गिरौदपुरी धाम है, जहाँ बाबा जी ने स्थापित करके गए हैं। तो वो एक
बाबा गुरु घासीदास बताते हैं कि एक मनुष्य को प्रदर्शित करता है। हम देखते हैं कि ठंड आती है, बरसात आती है, गर्मी आती है, आंधी आती है, तूफान आती है, लेकिन अपने स्थान में वो अचल है। उसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास जी हम सबको संदेश देते कि हम भी अपने जीवन में दृढ़ संकल्पित हों, दृढ़ विश्वासी हों। अपने जीवन में हमको कभी भी डरना घबराना नहीं है। निश्चित ही हर समस्या का डट के सामना करें। बाबा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारी मंजिल हमको जरूर मिलेगी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ये बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश इस सेत खाम में समाहित है। ऐसे अनेक और भी संदेश हैं। आप जैसे टेक्निकल एजुकेशन भी आपको मिला है, स्किल डेवलपमेंट भी मिला है, और आप आई थिंक छत्तीसगढ़ कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री हैं, और इतनी अच्छी सोच आपकी भी है कि जो आपको ये सारे जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जो आपका धर्म आपको सिखा रहा है, क्या आप कोशिश करेंगे कि ये प्रासंगिकता आज युवाओं में भी डाली जाए और वो अपने जीवन में उतारें? और किस तरीके से एक स्किल डेवलपमेंट के थ्रू या टेक्निकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ के युवा की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितना पोटेंशियल आपको दिखता है इसमें? जब बच्चे पढ़ते हैं तो हर किसी के मन में एक चीज़ हमेशा रहती है कि हमारी एजुकेशन तो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या हमें प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या उसके लिए हमें और क्या प्रिपरेशन करनी होगी, कैसे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक सबको चिंता रहती है। और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में हम देखते हैं तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाता। तो हमारा फोकस हमेशा इसी पे ही है कि हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, एक तो सबसे पहले समय में एडमिशन हो जाए उनके। हमेशा एडमिशन होने में लेट हो जाता है, और लेट होने के कारण सारी सीटें फुल भी नहीं हो पाती है, फिल नहीं हो पाती। तो एक तो वो प्रक्रिया हमने प्रयास किया, और हमने आते ही उस प्रक्रिया में काम किया। और इस बार पहली बार ऐसा भी हुआ कि 20% जो एडमिशन है उसमें वृद्धि हुई है। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे पिछले 5 साल को अगर हम देखते हैं तो इंजीनियरिंग से लोगों का रुझान खत्म हो रहा था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 20% वृद्धि हुई है इस साल जब एडमिशन हुआ। तो क्योंकि समय के अनुसार हमने उसको सारी चीज़ों को कर लिया। उसके बाद हमने प्रयास किया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। इसके लिए हम जो हमारे यहाँ के जो कंपनीज है, जैसे BSP है, जिंदल है, ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, उन लोगों से हमने चर्चा की है कि हमारे जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो टॉप के कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों को आप ट्रेनिंग देंगे और बाकायदा उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और उसका हम मॉनिटर करेंगे। हमने हमारे जो CSVTO एकमात्र हमारी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, हमने उनको निर्देश किया है कि मॉनिटर करना है कि प्रैक्टिकल उन्होंने किया कि नहीं किया। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या होता है, जाते हैं सर्टिफिकेट बन जाता है, ट्रेनिंग लेते नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो हमने प्रयास किया कि प्रैक्टिकल उनको नॉलेज मिले, वो सीखे, और उसके बाद जैसे ही वो कंपनी में जाए तो कंपनी वाला उसको ये ना बोले कि यार अभी तो आप सिर्फ बुक का ज्ञान है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो उसको बच्चे को पहले से प्रैक्टिकल नॉलेज हो ताकि तत्काल उसको जॉब मिल जाए और उसकी जॉब स्टार्ट हो जाए। तो ये हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आज के समय में जिन कोर्सों की ज़रूरत है, आज के समय में हम देखते हैं रोबोटिक्स की ज़रूरत है, तो हम अभी बजट में हमने शामिल किया है कि नए कोर्स उसमें स्टार्ट हो, रोबोटिक्स की पढ़ाई हमारे बच्चे करें। साथ ही अभी आज का समय AI का है, तो AI का कोर्स हमने हमारे आने वाले इंजीनियरिंग के कोर्स में हमने प्रारंभ किया है, ताकि AI की स्टडी वो वहाँ पे कर सके इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो ऐसे जो नए कोर्स हैं जो आज के समय में आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि बच्चे सारे जिस प्रकार देश आगे बढ़ा है तो वो भी आगे बढ़े, और वो सारी चीज़ की जानकारी उनको वहीं कॉलेजेस से ही उनकी जानकारी मजबूत रहे, ताकि उनको जॉब ढूंढने में समस्या मत हो, दिक्कत ना हो। और हमारी गवर्नमेंट एक बड़ा और काम कर रही है कि कॉलेज हमेशा प्लेसमेंट के लिए प्रयास करता है और प्लेसमेंट देने का काम करता है, वहाँ कंपनी उसको बुलाते हैं और देते हैं हम। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये प्रयास करे कि अब जो कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, जो छत्तीसगढ़ भी और बाहर की भी, उनसे भी बात कर रही है और हमारे स्टूडेंट्स से, कॉलेजेस से बात करें, दोनों के बीच का ब्रिज बनने का काम हमारी विभाग कर रही है, ताकि प्लेसमेंट और दोनों का एक जगह हम उनकी व्यवस्था कराएं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको कुछ फंड दें ताकि ये व्यवस्था और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट बच्चों का हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अगर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलती हैं, लेकिन बहुत सी स्कीम्स सफल नहीं हो पाती हैं, और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ 1-2 स्किल डेवलपमेंट करा दिया जाता है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं देखने को मिलता है। या आती भी है स्कीम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आती तो स्टेट्स में वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं होती हैं या कंप्लीट नहीं होती हैं। तो इस तरफ आपने क्या सोचा है कि किस तरह के और स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा? इसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है कि
पुराने बहुत सारे ट्रेड्स चले आ रहे हैं और उसी ट्रेड्स में लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, और जो अभी की ज़रूरत है वो ट्रेड्स नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को उनको नियोजित करने की हम बात करें या जॉब में जाने की बात करें, आर्थिक स्वावलंबन की बात करें, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। तो इसलिए हमने स्किल मैपिंग भी कराई है। इसमें स्किल मैपिंग में हमने ऐसा किया है कि सारे जिलों में किस प्रकार के ट्रेड्स की आवश्यकता है, जिससे बच्चे वो पढ़ेंगे और उनको डायरेक्ट उनको जॉब मिल सके। तो उसके लिए हमने ऐसे 100 ट्रेड्स ऐसे ढूंढे हैं अभी आने वाले समय में, जो बच्चों को वो सारी चीज़ें कि हम प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। नहीं तो पहले सिर्फ सिलाई का चल रहा था, कंप्यूटर का चल रहा है, तो मेहंदी का चल रहा है, कुछ इस टाइप का चल रहा था। लेकिन अब आधुनिक युग है, तो आधुनिक ट्रेनिंग भी उनको बच्चों को मिले, इसके लिए हम लोग ने प्रयास किया है और 100 ट्रेड से भी ज़्यादा ट्रेड्स के हमने ढूंढे हैं। और हमने कंपनीज फैक्ट्री से उनसे भी बात की कि आपको किस टाइप के बच्चे चाहिए, कौन से ट्रेड में प्रशिक्षित बच्चे चाहिए, तो उन्होंने भी अपने रिक्वायरमेंट दिए हैं। तो अब उसको हमने इस बजट में अभी हमने रखा है, तो आने वाले समय में वो सारे ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को हमारे जो ITIs हैं उसमें हम देंगे, जिससे वो प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण होने के बाद उनको तत्काल कंपनीज फैक्ट्रीज उनको ले सके। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर लिया। जैसे अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी जिस प्रकार उन्होंने बनाया था, तो हम ड्रोन का भी वहाँ प्रशिक्षण अब देने वाले हैं हमारे ITIs में। अभी कुछ जगह तो हमारा चल भी रहा है, तो उसमें ड्रोन दीदी हम बनाएंगे, ड्रोन टेक्नीशियन, ड्रोन दीदी के साथ साथ ड्रोन टेक्नीशियन भी, कि उसको बनाने के लिए भी मतलब वो सीख सकें, तो वो भी अपन देने का काम करेंगे। वैसे ही EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आज का समय आप देख रहे हैं सबको इलेक्ट्रिकल गाड़ियां सब चला रहे हैं, तो वो EV बनाने का भी जान सके, उसको चलाने का भी वो प्रशिक्षण ले सके। इस प्रकार के लिए भी हमने एक MOU किया है, सिब्रोनॉनिक्स करके एक कंपनी है, जिससे हमने MOU किया है। वो हमें एक लैब बना के देगा, 5 साल के लिए वो लैब उनके पास रहेगी, और उनके माध्यम से हमारे बच्चे उसमें निःशुल्क ट्रेनिंग लेंगे, किसी प्रकार की वो नहीं रहेगी। और जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे वो उनको ऑफर लेटर पहले से ही रहेगा, कि या तो वो जॉब वहाँ कर सकते हैं, या तो वो खुद का उद्योग भी लगा सकते हैं, कि उसके दूसरी जगह वो प्रशिक्षण दे सकते हैं या कहीं उद्योग लगा लिए उसका, ये भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट ऑफर लेटर उनके पास पहले से ही रहेगा। फिर 5 साल वो लैब उनकी रहेगी, हमारा सिविल वर्क सारे हमारे रहेंगे, बिल्डिंग्स हमारे रहेंगे, और लैब वो बस जनरेट करके देंगे। फिर 5 साल बाद वो लैब गवर्नमेंट की हो जाएगी, फिर वो हमारी हो जाएगी, तो हम बच्चों को कंटिन्यू उसमें करते रहेंगे। तो ये डायरेक्ट उनको हर प्रकार, जो आज तकनीक जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो उस प्रकार का हम उनको प्रशिक्षण अभी देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे सत्य साई हॉस्पिटल से भी MOU हुई है, जिसमें जैसे कार्डियक अटैक का जो होता है, ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, BP शुगर नापना है, या और छोटी छोटी बीमारियों को जो चेकअप करने की जो प्रशिक्षण होती है, लैब असिस्टेंट या टेक्नीशियन, हाँ लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, इस टाइप का, ये सब का प्रशिक्षण भी हमने MOU उनसे किया है। और निःशुल्क हमारे बच्चों को वो लोग इस सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे, तो बच्चे इस चीज़ में सक्षम रहेंगे, ताकि इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे आजकल केयर टेकर की बहुत सारी आवश्यकता होती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आवश्यकता होती है, तो ये भी बच्चे प्रशिक्षित रहेंगे तो तत्काल उनको ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी। ये सब भी काम अपन स्किल के क्षेत्र में कर रहे हैं। एक हमारा अभी स्टेट लेवल रोजगार मेला होना है, तो उसकी भी जानकारी दे देता हूँ ताकि लोगों तक चले जाए। स्टेट लेवल रोजगार मेला है ना, होना है, क्योंकि जिले स्तर में हम लोग हमेशा रोजगार मेला करते हैं, जिसमें हमारे बच्चों को हम लोग हमेशा नियोजित करने का काम करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टेट लेवल रोजगार मेला हो, जिसमें एक साथ 10 से 15 हज़ार बच्चों को एक साथ ऑफर लेटर मिले और एक साथ वो उनकी जॉब लगे, आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े। तो इसकी तैयारी हमने शुरुआत कर दी है। लगभग 50,000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी हमको मिल गई है, और 15,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी के रिक्वायरमेंट भी हमारे पास आ चुकी है। मतलब ये तो फिक्स हो गया है कि 15,000 बच्चों को ऑन द स्पॉट जॉब मिलेगा ही मिलेगा ही। तो रोजगार मेला मतलब आप कंपनीज को वहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं, जैसे प्लेसमेंट को आपने रोजगार मेला का नाम दिया है। ये जो प्लेसमेंट होता है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर में होता है, तो प्लेसमेंट है, और कम लोग रहते हैं तो कम कंपनीज होती है, तो वो आपका प्लेसमेंट हो जाती है। हम वृहद स्तर में करते हैं तो वो रोजगार मेला का रूप लेता है, तो उसमें हम बाहर की भी कंपनीज हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की भी कंपनी, सभी को हमने अप्रोच किया है, और सभी ने अपने अपने रिक्वायरमेंट दिए हैं, और सभी ने जो रिक्वायरमेंट दिए हैं वो हमारी लगभग 15,000 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमको मिल गई। और इस रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए, जो 5वीं पास बच्चे हैं उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है, और जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो लगभग हम बात करें तो 12-15 हज़ार से लेकर 45,000 तक
सैलरी तक की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई हुई है। और बड़ी बड़ी कंपनी है, जिंदल से हमको आया हुआ है, राजस्थान की एक बड़ी कंपनी है वहाँ से आया हुआ है, ऐसे ही हमारे अडानी से आया हुआ है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका रिक्वायरमेंट हमको आया है। और सबसे बात भी हो गई है कि ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग, उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद ऑन द स्पॉट उनको ऑफर कब होने वाला है ये रोजगार मेला? बहुत जल्द करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये रोजगार मेला होना है। उनका समय अभी ले रहे हैं, जैसे उनका समय मिलेगा फिर ये मेला होगा। और एक साथ एक मंच में 15,000 लोगों को नियोजित और आर्थिक स्वलंबर की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलने वाला है। कि सरकार तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है कि स्कीम्स भी बना रही है, जैसे आपने भी पूरा बताया कि किस तरीके से आप लोगों को जोड़ने के लिए, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए या उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के, स्टार्टअप्स के लिए काम हो रहे हैं। बट आपको लगता है कि सोसाइटी की भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, युवाओं की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सोसाइटीज़ हैं जो और युवा हैं, ये तो सोच होनी चाहिए सबकी कि भाई हम अगर आगे बढ़े हैं तो हम हमारे जो नीचे हैं या हमारे जो कलीग्स हैं हम उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो ये इसके माध्यम से और ज़्यादा लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सोसाइटीज़ भी बहुत सारी काम तो करते रहते हैं। हमने स्टार्टअप के लिए भी प्लान किया हुआ है। स्टार्टअप में हमने जो गुजरात का आई हब है उसके साथ हमारी छत्तीसगढ़ की हमने MOU किया है और हमने हमारे यहाँ आई हब यहाँ पे जनरेट किया है। हमारा जो GC है रायपुर का, वहाँ हमने आई हब बनाया है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं सिर्फ टेक्निकल के नहीं, कोई भी बच्चा हो वो उसके पास अगर कोई सोच है, कोई नवाचार है, न्यू आइडियाज़ हैं तो वो वहाँ पर लेके आता है, अपने प्रोजेक्ट्स लेके आता है। हम हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं उनको मॉनिटर करते हैं, उनको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। उसके बाद जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग अपनी सरकार की तरफ से अनुदान भी देने का काम उसमें कर रहे हैं ताकि वो उद्योग लगाए और वो उद्योग लगा के खुद तो आर्थिक स्वलंबर की ओर आगे बढ़ेगा और 10 लोगों को उसके माध्यम से नौकरी मिलेगा। तो ये भी अपन काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से ज़्यादा युवाओं को मतलब अपन आगे बढ़ा सकें, उद्योग के क्षेत्र में भी और रोजगार के भी क्षेत्र में। ये काम अपन कर ही रहे हैं और सोसाइटी भी अपने अपने स्तर में करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि हम सबका कर्तव्य है कि हम जब इस छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं तो अगर हम आगे बढ़े तो हमारा कर्तव्य है कि हम बाकी लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर के गुरु खुशवंत साहिब जी की जिस तरह से मतलब ये साफ दिखता है कि अगर एक एजुकेटेड पर्सन राइट जगह पर अगर बैठा है तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगा, ये मतलब जो आपके आइडियाज़ हैं, आपके थॉट हैं, ऑफ कोर्स उसका एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन वो सोच रखना और उसको एक धरातल पर लाना ये भी एक बड़ी बात होती है। अब अगर हम थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ शिफ्ट करें, आई एम श्योर कि आपको जो लोग पसंद करते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहेंगे। एक तो मुझे ये जानना है कि आपकी अक्सर गाड़ियों के नंबर 7 होते हैं, इसका क्या रीज़न है? कोई ये आपका लकी चार्म है, लकी नंबर है या कोई स्पेसिफिक रीज़न है इसका? नहीं, ऐसा उसमें कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस वो नंबर पसंद है। 07 क्यों पसंद है 707 आपको? बॉन्ड एक अच्छा है, साथ है, साथ साथ रहना है, सबके साथ रहना है, साथ जुड़ के रहना है। 7 से सतनामी भी है तो सा मतलब वो आता है, तो वो एक रैंडम अच्छा लगता है तो उस हिसाब से। और हमारे समाज वाले उस नंबर को सभी लोग अपना लकी चार्म समझते हैं, लकी नंबर समझते हैं, तो उस हिसाब से वो रखते हैं और खुद को भी पसंद है तो इसलिए वो नंबर बना हुआ है, तब से चला। और गुरु खुशवंत साहब अपने आप को कैसे परिभाषित करेंगे? आप क्या है अपनी नज़र में? हम तो सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश हैं, क्योंकि अब उस पंसद से आते हैं तो हमारी कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के लिए ही जीना है, लोगों के लिए ही सेवा करना है। जिस प्रकार हमारे पूर्वज हमेशा जीवन भर अपना समाज को दिया और मानव समाज को दिया, उन्होंने सेवा करते करते यहाँ से गए, तो वैसे ही हमारा भी यही काम है कि लोगों की सेवा करना, उनके हक अधिकार को दिलाना, जहाँ विकास नहीं पहुँच पाए वहाँ तक विकास पहुँचाने का प्रयास करना और उनके हक अधिकार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दिला सकें, यही हमारा प्रयास और यही अब करते रहना। से आप सबसे ज़्यादा नज़दीक फील करते हैं? जैसे पुत्रों के लिए कहा जाता है कि अपनी माँ के बहुत नज़दीक होते हैं, तो ऐसा है अपने पिता से किससे ज़्यादा आप क्लोज हैं? देखिए, पिताजी का तो आशीर्वाद, मार्गदर्शन और जो कुछ भी है आज तो पिताजी के आशीर्वाद से है, कि उनके आदर्शों पे ही चलने का प्रयास हमारा है। और जिस प्रकार उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमेशा समाज की सेवा की है, तो वो एक आशीर्वाद और उनका जो मार्गदर्शन मिला है उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। और माता जी का आशीर्वाद हमेशा
रहा है, उनका प्यार हमेशा हमारे पास रहा है। जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या हुई, कोई तकलीफ हुई, जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो सबसे ज़्यादा लाड प्यार हमेशा माता से ही मिलता आ रहा है। हमेशा उन्होंने संरक्षण दिया है हर चीज़ में। जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पैसे की भी ज़रूरत पड़ती थी तो अलग से मम्मी का मिलता था सहयोग। तो निश्चित ही मम्मी तो हमेशा प्यारी है, लेकिन पिताजी का आशीर्वाद सब कुछ है। सर, आपने बातों बातों में आपने कई बार इस लाइन का इस्तेमाल किया कि आपके पिताजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपना सर्वत्र जो कहें कि समाज के लिए न्यौछावर किया है। कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है कि जब कोई ऐसी घटना हुई हो जब आपको लगा होगा कि आपके पिताजी वाकई में मतलब पूरी तरीके से एक समाज के कार्यों में बिल्कुल उतर चुके हैं? कोई ऐसी घटना आपको याद आती है? जी बिल्कुल। वैसे तो उन्होंने अनेक आंदोलन किए हैं और हमेशा आंदोलन, जब भी उन्होंने आंदोलन किया तो हमेशा उसमें जीत हुई है। समाज को न्याय हमेशा मिला है। गवर्नमेंट हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया और उनको न्याय देने का काम किया है। एक इंसिडेंट था हमारे इस रायपुर जिला में, सिमगा करके है, सिमगा आपका ब्लॉक है, वहाँ एक हमारे समाज का जमीन सुरक्षित था और जैत खाम वहाँ पर स्थापित था। तो उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको खंडित कर दिया गया था। तो वहाँ पर फिर समाज वाले पापा के पास आए और निवेदन किए गए हैं हमारे सेठ खाम को ऐसा ऐसा किया है तो आपको आना है, साथ देना है करके। तो फिर पिताजी वहाँ गए, समाज के साथ बैठक किए और बैठक करके फिर से उस सेठ खाम को स्थापित मान सम्मान के साथ संस्कृति घर में स्थापित किए। तो उसमें कहीं ना कहीं विवाद बहुत छिड़ गया था। तो उस समय फिर पिताजी ने सभी को इकट्ठे करके पहले कुछ दिन आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद पिताजी ने कहा कि करो मरो का आंदोलन इसमें होगा करके। और उस दिन दिवाली का समय था, तो जिसकी जीत होगी उसके घर में दिया जलेगा करके। अच्छा। तो उन्होंने करो मरो का आंदोलन जब किया तो उन्होंने आह्वान किया। तो पूरे प्रदेश में समाज निवास करते थे, तो सभी को फोन, टेलीफोनिक हो या जिस प्रकार से भी सूचना हो, सबको सूचना दिया गया और सभी लोग फिर स्वतः वहाँ पर सिमगा आने के लिए निकल गए। तो निश्चित ही उस समय जब इस करो मरो का आंदोलन उन्होंने निर्णय लिया और इस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया, तो पुलिस प्रशासन भी पूरी टाइट हो गई कि भाई कुछ भी हो सकता है इस प्रकार का। तो सारी जगह मतलब घेराबंदी हो गई सभी जिला में कि भाई वहाँ से कोई आ ना सके, सब जगह रोकने चालू हो गए। तो पापा को वहाँ से फ़ोन आया कि कैसे करें, हमको तो आने नहीं दे रहे। तो पापा बोले कि यार जो आप यहाँ आकर करते वो वहीं करो, वहीं पर आप धरने पे बैठ जाइए और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, सामने वाला व्यक्ति जिसने खंडित किया है वो जब तक जेल नहीं जाएगा तब तक हमको वो आंदोलन को करना है और इसके लिए चाहे हमारी जान चले जाए, आज हमको वो आंदोलन करना ही है करके। तो वो उन्होंने निर्णय लिया। फिर सारी सरकार पूरे जमीन पे आ गई, पूरे कलेक्टर आ गया, एसपी आ गया और तत्काल निर्णय हुआ और सामने वाले को जेल जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे दिया जला, मतलब घरों में दिया जला, उसके बाद जलाया। तो ये बड़ा आंदोलन, मतलब हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन किया था, उसके बाद अगर किसी ने किया तो हमारे पिताजी ने किया। तो ये तो आपकी लाइफ की एक पारी हुई कि आपने स्टूडेंट लाइफ अपनी ख़त्म की, आपने पढ़ाई की। दूसरी पारी में आप एक राजनीतिक के रूप में उभरे। अब एक जो महत्वपूर्ण आपकी लाइफ की पारी है कि आप अभी तक अविवाहित हैं और अब आपकी एक महत्वपूर्ण पारी वो भी शुरू होने वाली है। तो कैसे जीवन साथी की उम्मीद करते हैं आपकी? किस तरह का आपका जीवन साथी होना चाहिए जो आपको, आपके जो ये उद्देश्य हैं, आपके जो आप आगे करना चाहते हैं काम, उसमें आपको वो सहायता दें? देखिए अभी तो हमने कुछ सोचा नहीं है इस विषय में। अच्छा, कुछ नहीं सोचा आपने? करना क्या है, कैसे करना है, इसके विषय में अभी हमने सोचा नहीं है। लेकिन ये है कि निश्चित ही अब पिताजी का, माताजी का हमेशा आदेश होता रहता है। तो जैसा आदेश होगा, आशीर्वाद होगा, मार्गदर्शन होगा। हम चाहते हैं कि एक धार्मिक हो, धार्मिकता हो उनके अंदर में, सेवा की हमेशा भावना हो, हमेशा लोगों से जुड़े रहें और हमेशा अपने लिए कम दूसरों के लिए हम ज़्यादा सोचें। ये सोच और ये विचार होनी चाहिए। तो निश्चित ही वो एक सोच है बस, लेकिन अभी हमने कुछ सोचा नहीं कि इसको कब करना है, क्या करना है, या करना है कि नहीं करना है, ये भी हमने अच्छा ये भी नहीं है। नहीं, मुझे लगता है आप करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने जीवन साथी का नाम लिया आपके चेहरे ने, आप बहुत ब्लश कर रहे हैं। तो आप शादी तो जल्दी करेंगे ऐसा मुझे लगता है, और करनी भी चाहिए। और ढेर सारी आपको बधाइयाँ कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, जो आपकी सोच है और जो आपको डिपार्टमेंट्स मिले हैं, आप उनके लिए बेहतरी के लिए काम करें और छत्तीसगढ़ के युवा न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में अपना नाम कमाएं। और आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से काम करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका।